नमस्ते दोस्तों। हाल ही में कुछ समय पहले हमने न्यूज़ में सुना था कि एक यंग एक्ट्रेस सुहानी भटनागर नाम से उनका एम्स में देहांत हुआ था। और डिज़ीज़ जो बताई गई कि जिस कारण से उनका डेथ हुआ था वो था डर्मेटोमायोसाइटिस। डर्मेटोमायोसाइटिस शायद उनके केस में थोड़ा लेट हुआ डायग्नोज होने में। बीच में कहीं न्यूज़ में ये भी था कि स्टेरॉइड्स लेने की वजह से उनकी देहांत हुआ है। तो आज मैं इसी डिज़ीज़ के बारे में एक ओवरव्यू आप सबको देना चाहूँगी कि कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स रहते हैं और कुछ अननोन बीमारियाँ या रेयर बीमारियाँ ऐसी होती हैं जब हम सुनते हैं तो एकदम से एक वो बड़ी न्यूज़ बन जाती है और उसके बारे में एक बहुत बबल सा क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया है या स्टेरॉइड लेने की वजह से ऐसा सब हुआ कि क्या हुआ। तो आज मैं यही कुछ भ्रांतियाँ अपने इस वीडियो में क्लियर करना चाहूँगी। द डर्मा एंड मायो। डर्मा मतलब स्किन, मायो मतलब मसल्स। तो डर्मेटोमायोसाइटिस मतलब स्किन में और मसल्स में साइटिस, आइटिस जहाँ भी वर्ड आता है मतलब सूजन। तो डर्मेटोमायोसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी के स्किन को और मसल्स को इफ़ेक्ट करती है। इसमें कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डेवलप होने लगते हैं जो एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारी ही बॉडी का दुश्मन समझ के हमारे मसल्स को और स्किन को अटैक करने लगते हैं। शुरुआती सिम्टम्स में हो सकता है कि स्किन में कहीं रैशेज़ आएँ, उंगलियों पे रैशेज़ आते हैं, एल्बो पे रैशेज़ आते हैं, भौएँ के ऊपर आते हैं, गले में या इधर के टाइप पार्ट में रैशेज़ आते हैं। जो अर्ली अगर कोई डॉक्टर इसको डिटेक्ट कर ले तो इस स्टेज पे ही डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है मेडिसिन के साथ में। नहीं तो कभी कभी जब ये मसल्स पे अटैक करने लगना शुरू कर देता है तो मसल्स जो हैं वीक होने लगते हैं। तो पेशेंट्स को अगर हाथ उठाना है तो पूरा हाथ नहीं उठा पाएंगे, चेयर से उठना है तो उठ नहीं पाएंगे, या सीढ़ियाँ चढ़ना उतरने में दिक्कत होने लगती है। तो ये बॉडी की जो यहाँ की मसल्स, प्रॉक्सिमल मसल्स हम बोलते हैं, जो आगे की मसल्स हैं, ये आगे की यहाँ की मसल्स हैं, पैरों की थाई की मसल्स हैं, ये मसल्स वीक होने लगती हैं। और ये मसल्स के काम ना कर पाने के कारण जो वीकनेस आती है डेली एक्टिविटीज़ में वो हमको समझ में आती है, जो हमको दिखती है पेशेंट्स में चेंजेस आते हुए। कभी कभी रेयरली ये हमारे जो खाना खाने के लिए जो हमको अंदर निगलने के लिए जो मसल्स की पावर चाहिए, या सांस लेने के लिए जो श्वास की जो मसल्स चाहिए, रेस्पिरेटरी मसल्स जो हम बोलते हैं, उसको भी इफ़ेक्ट करता है। और जो ट्रंकल मसल्स मतलब कमर की और छाती की मसल्स पे इफ़ेक्ट करेगा तो लेट के उठने में, करवट बदलने में, खाना खाने में, इसमें भी दिक्कत आने लगती है। और सबसे डेंजरस जब होता है कि अगर आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं तो सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है और कई बार पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटरी सपोर्ट पे डालना पड़ता है। और उन मसल्स को रिकवरी के लिए हमको टाइम देना पड़ता है, और जब वो रिकवर होएं, खुद से जब पेशेंट सांस लेना चालू कर सके तब हम उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाल पाते हैं। तो रेस्पिरेटरी मसल्स का इन्वॉल्व होना सबसे डेंजरस साइन होता है इस पर्टिकुलर बीमारी में। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एक्चुअल ट्रीटमेंट में देखा जाए तो तुरंत असर करने वाली दवाई एक ही है, वो है स्टेरॉइड। अभी स्टेरॉइड जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक दुधारी तलवार है कि राइट टाइम पे, राइट डोज पे और राइट पर्सन को जिसको चाहिए उसको दी जाए तो ये लाइफ सेविंग भी हो सकती है। पर कभी कभी अगर हम डिले कर दें या ज़रूरत से ज़्यादा दे दें तो ये उल्टा नुकसान भी कर सकती है। हमारे जो सेलिब्रिटी थी उनके केस में क्या हुआ ये मुझे डिटेल तो मालूम नहीं है, पर एक्चुअली ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड तो यूज़ होता है। कहीं कहीं न्यूज़पेपर में था कि स्टेरॉइड देने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो वो डिटेल जब तक हम कुछ जाने नहीं मैं उस बारे में कमेंट नहीं कर सकती। इसके अलावा जो स्टेरॉइड जैसा काम करे दवाइयाँ और स्टेरॉइड जैसे साइड इफ़ेक्ट ना करें, ऐसी कुछ दवाइयाँ आती हैं जो हम साथ में शुरू करते हैं। ये इसको हमने कहते हैं DMARDs, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, और साथ में थोड़े इम्यूनोसप्रेसेंट्स। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो स्टेरॉइड्स पे और DMARDs पे मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो अलग अलग बनाए हुए हैं। अगर उनका भी डिटेल्स आपको फिर से एक बार जानना हो तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के साथ जोड़ दूंगी और उसको आप ज़रूर एक बार गो थ्रू करिएगा। तो जो DMARDs होते हैं ये इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहते हैं। पर DMARDs के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि आज हमने अगर दिया DMARD तो 6 हफ्ते बाद उसका असर आएगा,
और वहीं अगर हम स्टेरॉइड देते हैं तो स्टेरॉइड का असर हमको 6 घंटे में दिखता है। तो जब हमको पेशेंट एक्यूट प्रॉब्लम में है तो हमको कॉम्बिनेशन ऑफ दवाई के साथ शुरू करना पड़ता है कि एक दवाई जो तुरंत असर करे, एक दवाई जो धीरे धीरे बॉडी में फ़ायदा करती रहे। तो इस बीच में जब से हमारी दवाई का असर शुरू होगा तब हम धीरे धीरे स्टेरॉइड कम करते जाएंगे। तो ये प्लान ऑफ एक्शन होता है किसी भी पेशेंट को इस प्रकार की जो सीरियस बीमारियां हैं उनको ट्रीट करने के लिए। कभी कभी पेशेंट आते ही एकदम सीरियस कंडीशन में है कि कई बार हाई डोज स्टेरॉइड दे के भी पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी मसल अगर इन्वॉल्व हो गया या बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो रही है तो हमको हायर ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है। इसमें जो इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट में इंजेक्शन रिटुक्सिमैब आता है, IVIG बोल के भी एक इंजेक्शन आता है, ये थोड़े महंगी थेरेपीज़ हैं, तो इनको भी हमको कभी कभी किसी पेशेंट्स में यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये डॉक्टर का डिसीजन रहता है पेशेंट की कंडीशन देख के कि इनको किस लेवल के ट्रीटमेंट की हाल में ज़रूरत है और कब उसको अपग्रेड करना है, कब उसका ट्रीटमेंट को लोअर डाउन करना है। तो वो कुछ असेसमेंट तो पेशेंट को देख के भी आ जाता है और कुछ असेसमेंट जो है हम जो पेशेंट्स के जब टेस्ट करवाते हैं तब हमको पता चलता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, अगर मैं आपको नाम बताऊं तो उसको हम कहते हैं CPK। ये एक मसल एंजाइम होता है जिससे मसल्स में कितनी सूजन है उसका लेवल हमको पता चलता है। तो CPK जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मसल में सूजन है और उतना ही एग्रेसिवली मतलब हमको ट्रीट करना है। और CPK अगर नॉर्मल बैठ रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब बॉडी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। पर दवाइयाँ तो चलो एक तरफ सब कुछ है, पर जब तक हम मसल्स में सूजन कम भी कर दें, पर जो एक बार मसल्स वीक हो गई हैं, अगर पेशेंट को पूरी रिकवरी चाहिए तो इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम सूजन कम भी कर दें पर मसल्स में ताकत कैसे आएगी वापस, वो एक्सरसाइज से ही आएगी। तो फिजियोथेरेपी इक्वली इम्पॉर्टेंट है इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है, बहुत अनकॉमन है, रेयर है, बट जब क्योंकि अब न्यूज़ में आया है तो मेरा मन किया कि मैं इस डिज़ीज़ के बारे में भी एक आपको जानकारी दूं कि ये क्या होता है। और ये रूमेटोलॉजी का ही पार्ट होता है, कई लोग नहीं जानते कि रूमेटोलॉजी का ये पार्ट होता है। रेयरली हाँ, ये कभी कभी ऐसे पेशेंट्स में भी होता है जिनको कोई अंडरलाइन कैंसर होने की चांसेस हों, उनमें भी इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, पर उसमें हम अलग से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि भी पेशेंट को साथ में वेट लॉस भी हो रहा हो, खाने में रुचि नहीं हो, या कुछ और सिम्टम्स भी बॉडी में ऐसे दिखेंगे जो कैंसर की तरफ हमको इंडिकेट कर सकते हैं। कभी कभी इनफैक्ट अभी हम जो देख रहे हैं कि कोई सिवियर वायरल इन्फेक्शन भी हुआ हो किसी को, तो वायरल इन्फेक्शन के बाद भी इस टाइप के सिम्टम्स कई बार दिखने को मिलते हैं। और उस केस में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, क्योंकि हम जो भी टेस्ट करवाने जाएंगे, जो हम एंटीबॉडीज़ ढूंढना चाहेंगे, वो शायद हमको ब्लड टेस्ट में ना दिखे। ज़्यादा से ज़्यादा हमको दिखेगा CPK हाई आ रहा है, उससे ज़्यादा हमको कोई उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो वो डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पे है, उस समय के पेशेंट को देख के, रिपोर्ट्स देख के और उनका जजमेंट के हिसाब से फिर उस समय ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और उसका आगे ट्रीटमेंट बढ़ाना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभी जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ होती हैं, जिसको हम स्टैटिन्स कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयों को भी जब आप लॉन्ग टर्म लेते हैं या थोड़ा हाई डोज में लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट से भी ये प्रॉब्लम कभी कभी हो सकती है। तो जो भी हार्ट पेशेंट्स हों या जिनके कोलेस्ट्रॉल की दवाई चल रही हो, तो उनको आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट या जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, अगर आपको कोई मसल में वीकनेस, मसल में दर्द, पिंडलियों में दर्द, हाथ ऊंचा नीचा करने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में कहीं प्रॉब्लम कुछ लगे, तो एक बार आप ज़रूर एक बार डॉक्टर को टच अपॉन कर लें कि भाई कहीं ये जो मैं कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई ले रहा हूँ या ले रही हूँ उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। अभी डर्मेटोमायोसाइटिस के बारे में ओवरव्यू आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। और अब इससे रिलेटेड अगर आपको भी कुछ और डाउट्स हों स्टिल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें। थैंक यू।